साथियों, आज हम पोर्टफोलियो के बनाते समय उनके सेक्टर की और सेक्टर में कंपनियों के चुनाव की और कंपनियों की संख्या पर कुछ आपके साथ चर्चा करेंगे। साथियों, सबसे महत्वपूर्ण है कि आप किस तरह के निवेशक हैं, आपको ये पहले निश्चित करना होगा। अगर हम एक उदाहरण से समझें तो क्रिकेट में एक T20 मैच होता है, एक 50 ओवर का वनडे मैच होता है और एक टेस्ट मैच होता है जिसमें दोनों टीमें दो दो पारियां खेलती हैं और वो एक निश्चित दिनों का होता है। तो साथियों, आप किस तरह के मैच में खेलना चाहते हैं उसके अनुसार ही आपको पोर्टफोलियो में अपने सेक्टर्स का चुनाव करना पड़ेगा और उस सेक्टर्स में कंपनियों का चुनाव भी करना पड़ेगा और उन कंपनियों की एक संख्या भी आपको पहले से निर्धारित करनी होगी। साथियों, यदि आप T20 मैच के खिलाड़ी हैं तो आप हर ओवर में चौका और छक्का मारने की सोचेंगे। यदि आप वनडे 50 ओवर के टीम के खिलाड़ी हैं तो आप आखिरी ओवर में गुड फिनिशिंग जो है उस पर आप ज़्यादा ध्यान देंगे। लेकिन यदि आप टेस्ट मैच के खिलाड़ी हैं तो आप हर पारी में अपने खेलने की रणनीति बनाएंगे। तो साथियों, आपको यह तय करना होगा कि आप का मैच किस तरह का है, उसी के अनुसार आपको अपने पोर्टफोलियो को बनाना होगा। साथियों, एक बहुत ही पुरानी कहावत है कि एक ही टोकरी में सारे अंडे नहीं रखने चाहिए। कारण कि यदि टोकरी गिर गई तो सारे अंडे फूट जाएंगे। इसी प्रकार अपनी सारी पूंजी भी शेयर मार्केट में किसी एक कंपनी में निवेश नहीं करना चाहिए। अच्छा ये होगा कि आप पहले सेक्टर्स का चुनाव करें अपनी आवश्यकता के अनुसार और उस सेक्टर की अलग अलग कंपनियों के थोड़े थोड़े शेयर खरीदकर अपना पोर्टफोलियो तैयार करें। इसका कारण यह है कि इस बात की संभावना कम रहती है कि शेयर बाजार की मंदी में आपके सारे शेयरों के भाव उतने ही टूट जाएं। आपके 2 शेयरों के भाव घट सकते हैं और हो सकता है कि कुछ शेयरों के भाव बढ़े भी। इस प्रकार पोर्टफोलियो में जब उतार चढ़ाव होता है, अलग अलग सेक्टर होते हैं, अलग अलग कंपनियां होती हैं, तो आपका जोखिम काफी कम हो जाता है। साथियों, शेयरों में यदि आप निवेश कर रहे हैं तो एक बात आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, वह है कि सही आकार का पोर्टफोलियो, कि आपके पोर्टफोलियो में कितने सेक्टर हों और हर सेक्टर में कितनी कितनी कंपनियां आप अपने पोर्टफोलियो में रखें। साथियों, आपने देखा होगा कि कुछ निवेशक टिप्स के आधार पर टीवी पर सुनकर अपने साथियों की सलाह पर शेयरों को खरीदते हैं और अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं, लेकिन उन्हें कभी नहीं बेचते, उन पर कभी प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल भी नहीं करते। इससे होता क्या है कि उनका पोर्टफोलियो फूलकर गुब्बारा हो जाता है। साथियों, कुछ ऐसे निवेशक भी हमने देखे हैं जिनके पास बहुत कम मात्रा में शेयर होते हैं। इनके पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्शन यानी सघनता का जोखिम होता है। पोर्टफोलियो में बहुत कम या बहुत ज्यादा कंपनियों का होना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि आप यदि बहुत कम कंपनियां आपके पोर्टफोलियो में होगी तो जोखिम अधिक होगा और आवश्यकता से अधिक अगर कंपनियां आपके पोर्टफोलियो में होंगी, अधिक सेक्टर्स आपके पोर्टफोलियो में होंगे
तो आपके लिए उनका समीक्षा कर पाना समय समय पर बहुत ही मुश्किल होगा। इसलिए साथियों, आपको अपनी क्षमता के अनुसार सेक्टर्स और सेक्टर्स में कंपनियों का चुनाव करना चाहिए। साथियों, निवेशक मानकर चलते हैं, अक्सर मैंने देखा है कि एक से बेहतर है 2 में निवेश करना, कुछ 2 से बेहतर 3 को मानते हैं, कुछ 3 से बेहतर 4 और आगे भी इसी तरह। सवाल है कि यह गिनती रुकेगी कहां? क्या 10 कंपनियों में निवेश करना 9 से अधिक सही है? 20 कंपनियों में निवेश किया जाए तो कैसा रहेगा? या 50 और 100 के बारे में आपका क्या ख्याल है? साथियों, एक बिंदु पर आकर आपको रुकना ही होगा और आपकी ये जो विविधता है ये बेमतलब हो जाएगी, बेमानी हो जाएगी, अर्थहीन हो जाएगी और आपको इससे फायदे के स्थान पर आपको नुकसान होने लगेगा। साथियों, लंबी अवधि के पोर्टफोलियो के लिए अभी सीधा साधा नियम यह है कि आपके पास 7 इससे अधिक सेक्टर ना हो जो आपके रुचि के हो, और इन सेक्टर्स में जो कंपनियों को आप चुने वो 20-25 से अधिक ना हो, और किसी एक कंपनी पर आपका निवेश 10% से ज्यादा ना हो। ये साथियों उनके लिए जिनका पोर्टफोलियो 25 लाख रुपए तक है। जिनका पोर्टफोलियो 25 लाख रुपए तक है वो ऐसा कर सकते हैं। साथियों, इसका कोई नियम नहीं है, यह आपकी क्षमता पर निर्भर है। और साथियों, ऐसे सेक्टर और ऐसी कंपनियों का आप हर 3 माह में समीक्षा करें जब उनके रिजल्ट्स आते हैं। साथियों, आप कितनी भी कंपनी के शेयर रख सकते हैं, 100, 200, 300, 250, 500, 1000। लेकिन साथियों, आप ये पहले सोचिए कि आप जितने सेक्टर अधिक से अधिक रखेंगे, जितनी कंपनियां अधिक से अधिक रखेंगे, क्या आप उनकी हर 3 महीने में समीक्षा कर पाने की स्थिति में हैं? क्या आप समय समय पर इनका ध्यान रख पाएंगे? तो साथियों, यह आपकी क्षमता पर निर्भर करता है। पुराने प्रदर्शन के साथ ही यदि आप किसी सेक्टर का चुनाव करते हैं, उसकी कंपनियों का चुनाव करते हैं, तो कंपनियों की समीक्षा आपको इस आधार पर करना चाहिए, सेक्टर की समीक्षा आपको इस आधार पर करना चाहिए कि यह पिछले सालों में इसने कैसा प्रदर्शन किया है और भविष्य में कैसा प्रदर्शन कर सकता है। अगर आप कंपनी और उसके सेक्टर के बारे में नहीं समझते हैं तो अच्छा होगा कि आप उस सेक्टर और उस कंपनी से बचें। आपने चाहे कितना ही पैसा शेयर बाजार में लगा रखा हो और आप चाहे कितने ही मुनाफे पर बैठे हों, लेकिन आपको एक स्टॉप लॉस का ध्यान जरूर रखना चाहिए। साथियों, स्टॉप लॉस कोई मैकेनिकल डिवाइस नहीं है। इस स्टॉप लॉस का अर्थ है कि आप जिस कंपनी का शेयर आपने रखा हुआ है, आप उसमें कहां तक नुकसान उठाकर उस पर बने रह सकते हैं। आपने किसी खास शेयर के लिए रिस्क उठाने की लिमिट आपने तय कर रखी है, यही उसका स्टॉप लॉस है। और उस हानि तक आने पर, उस लेवल के आने पर आप उस कंपनी के शेयर से निकल जाएंगे। साथियों, यह अवश्य निश्चित होना चाहिए। आप दोबारा उस पर प्रवेश कर सकते हैं जब आपके रेट आए। शेयर बाजार में साथियों निवेश करते समय संयम और अनुशासन बेहद जरूरी है। अगर आपके पास संयम, अनुशासन और धैर्य नहीं है तो आप देखेंगे कि आपको समय समय पर नुकसान अधिक उठाना होगा। साथियों, आप अपने पोर्टफोलियो को समय समय पर मैनेज करते रहें और किसी भी कंपनी के शेयर के अचानक उछाल आने पर
बिल्कुल भी प्रभावित ना हो जब तक उसके फंडामेंटल ठीक ना हो और उससे मैच न करते हो। साथियों, अनुशासन और धैर्य का अर्थ है कि आप एक बैलेंस्ड रूप में चलें और इसमें नियमित अंतराल पर आप जरूरी बदलाव और अपग्रेड इसे करते रहें। साथियों, सबसे महत्वपूर्ण है, हमने कुछ ऐसे निवेशक देखे हैं जिनके पास समय बिल्कुल भी नहीं होता, लेकिन वो शेयर बाजार का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं। साथियों, वो शेयर मार्केट के ज्ञान और विज्ञान जो समझाया जाता है यहां पर, उसको समझने के लिए भी उनके पास समय नहीं होता। और साथियों, जब उनके पास बिल्कुल भी समय नहीं होता है और वो शेयर मार्केट में निवेश करके उसका लाभ उठाना चाहते हैं, तो हमने देखा है कि ऐसे निवेशक 10 से 15% प्रतिवर्ष जो रिटर्न मिलता है उस रिटर्न से काफी संतुष्ट रहते हैं। और देखा है कि साथियों, इसलिए ऐसे निवेशक जो 50 शेयरों का निफ्टी 50 है उसके ETF को हर गिरावट में खरीदते रहते हैं। और यह भी देखा है कि अपने निफ्टी के हिस्टोरिकल हाई जाने पर 30% प्रॉफिट भी बुक कर पाते हैं और फिर नीचे खरीदारी भी करते रहते हैं। यह उनका क्रम चलता रहता है, जिससे अपने प्रॉफिट को वो 15% से भी ऊपर कभी कभी बढ़ा पाते हैं। साथियों, जो हमारी अभी तक जो चर्चा हुई वो ज्ञान और विज्ञान उन निवेशकों के लिए है जो 10 और 15% के रिटर्न से संतुष्ट नहीं होते, बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं होते, और हमेशा इस कोशिश में रहते हैं कि उनका रिटर्न सदैव 15 से 25% के बीच में उन्हें मिले। उनके पास समय भी होता है, समय निकाल भी पाते हैं, स्टडी भी करते हैं और इस प्रकार कंपनियों को और सेक्टर्स को चुनकर उन पर निवेश करते हैं और इस लाभ के लिए अपना सारा ज्ञान लगाने को तैयार रहते हैं। तो साथियों, यदि आपके पास समय है ज्ञान विज्ञान जानने और समझने का, तो आप सेक्टर्स और कंपनियों में सीधे निवेश कर सकते हैं। और यदि आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है तो सबसे अच्छा होगा कि आप निफ्टी 20 पे अगर आप पैसा लगाते हैं, वहां पर भी आपको 10 से 15% प्रतिवर्ष का आपको रिटर्न आसानी से मिलता रहेगा। इससे भी कुछ अधिक हो सकता है। साथियों, इन बातों का ध्यान रखें और इन बातों को धैर्यपूर्वक इनकी कंप्लायंस करें। आप हमेशा लाभ में रहेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।